गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोग? गुड आफ्टरनून। हाँ बोलो। बेटा AITS ना थोड़ा सा कठिन होता है, उसे जानबूझ के थोड़ा सा कठिन बनाते हैं। मतलब नॉर्मल से थोड़ा कठिन बनाते हैं। नीट के लेवल से थोड़ा सा हाई ही रखा जाता है उसको। हाई क्या, ये कह लो कि हर सवाल को सॉल्व बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम लोग मुझे भेजो ना फिर AITS वाली, तो करेंगे फिर सॉल्व, है ना? कोई दिक्कत नहीं, है ना? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज तो मेरे ख्याल में नया चैप्टर स्टार्ट करना है हम लोगों को। सो न्यू चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका सिंबल होता है फाई, और इसके बारे में लिख लेते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया represents the number of magnetic field lines passing through that area. The magnetic flux through an area represents the number of magnetic field lines passing through that area. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी जगह पर सपोज एक कॉइल ऐसे रखा हुआ है, और एक आदमी यहां से इस कॉइल को देख रहा है,
तो उसे इसका जो एरिया वेक्टर दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, एरिया के परपेंडिकुलर। अब अगर जिस रीजन में ये एरिया रखा है उस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, देखो बी, और इस बी और ए के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इट इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज बी ए कॉस थीटा। अब हो सकता है कि ये जो कॉइल रखा है इस कॉइल में एक टर्न की जगह दो टर्न हो या तीन टर्न हो या चार टर्न हो। तो यहां मैं लिख देता हूं कि इफ द कॉइल हैज n turns, if the coil has n turns, then we can write the flux as n times b dot a, or we can also write the flux as n ba cos theta। तो ये तो हो गया सिंगल टर्न के लिए, और ये हो गया अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो। कर ले पहले कॉपी। जब कर लो कॉपी तो बता देना मुझे। ओके, ये तो तब है जब ना जैसे कॉइल बिल्कुल प्लेन सरफेस हो। कई बार क्या होता है कि मतलब जैसे सपोज कोई एरिया रखा है ऐसा, और इसके ना हर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें ना इस एरिया के बहुत छोटे छोटे से एरिया वेक्टर्स बनाने चाहिए। जैसे कि हम छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स बनाएंगे तो कहीं कोई डी ए इस तरफ आ जाएगा, फिर कोई इधर आ सकता है, हो सकता है कोई इसी तरफ आ जाए, हो सकता है कोई कुछ एंगल पे आ जाए। तो हर जगह पर हमको इस तरह से डी फाई निकालना चाहिए। इस डी फाई को लिख सकते हैं बी डॉट डी ए। और टोटल फ्लक्स के लिए हमें इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, यानी टोटल फ्लक्स वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट, ये वाला केस हो जाता है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
और ये वाला हो जाता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक तो देख लीजिए आप, कोई अगर हो डाउट तो बताइए। ठीक है, अच्छा, जो यूनिट होती है ना मैग्नेटिक फ्लक्स की, एसआई यूनिट होती है वेबर, और एक और होती है सीजीएस यूनिट, ये होती है मैक्सवेल। और 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड exists in space, और इन्होंने बी वेक्टर दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 g कैप माइनस b3 k कैप। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया S if this area lies in, और A पार्ट है XY प्लेन, B पार्ट है YZ प्लेन, C पार्ट है XZ प्लेन। करें ट्राई। अब देखो मैं यहां बना लेता हूं, ठीक है, एक्स वाई, ये वाला प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन होता है वाई जेड प्लेन, और ये होता है एक्स जेड। अब अगर कोई एरिया
एक्स वाई प्लेन में हो, यानी ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ना, है ना। यानी ये जो एरिया वेक्टर आएगा पहले का, ये होगा एस के कैप, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे, ये कितना आ जाएगा, करें डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप, लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे जे कैप भी नहीं, यहाँ है माइनस बी थ्री के कैप और यहाँ एस के कैप, तो ये आ गया बी थ्री एस। बी पार्ट देखो, वाई जेड प्लेन, वाई जेड मतलब कि ये वाला, इस तरफ होगा, है ना। तो ये आ जाएगा एस आई कैप। जब बी डॉट ए करोगे तो क्या होगा, ये वाला बी है, ये एस है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ ये आएगा बी वन एस। और एक्स जेड प्लेन बना लो, ये यहाँ पे एरिया हो सपोज, ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा, ऐसा आएगा, ये आ जाएगा एस जे कैप। तो जब बी डॉट ए करोगे, ये आ जाएगा जे कैप वाला कौन सा था यहाँ पे, बी टू एस। क्या ये पॉइंट समझ में आया? बताओ भाई। सेकंड वाला, सेकंड वाला ये वाला, ये वाई जेड प्लेन वाला, वाई जेड प्लेन। हाँ सही बात है, तभी तो बी वन एस आया। ठीक है, ये तो हो गया अगर मान लो प्लेन एरिया हो तो। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कभी कभी फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, कभी कभी निगेटिव आ रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं, अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फ्लक्स means that lines are coming out of the area। ठीक है, जैसे कि ये देखो B1S आया, तो यानी इतनी लाइंस ना एरिया से बाहर आ रही, B2S आया मतलब इतनी लाइंस एरिया से बाहर आ रही। ठीक है, और फिर अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लक्स means that lines are going inside the area। lines are going inside the area, एरिया के अंदर जा रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया जैसे मान लो प्लेन एरिया दिया हो तो। अगर प्लेन एरिया की जगह कर्व्ड एरिया दिया हो ना, तो देखो क्या होता है। मतलब कर्व्ड एरिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल हो, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन, इसको देखो, देखो ये एक वायर है,
which is infinitely long, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। यहां पे एक स्क्वायर शेप का लूप रखा हुआ है। ये जो लूप है इसकी लेंथ L है, और इसका ये साइड का डिस्टेंस यहां से a के बराबर है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। नहीं नहीं, जीरो क्यों होगा यार? देखो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो लाइनें इसमें से पास तो कर रही होंगी। करो ना, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। हाँ इसी तरह का होगा, सही बात है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये देखो कि ये जो वायर है, इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इस वायर से x डिस्टेंस पर एक बहुत छोटी सी लेंथ लेता हूं, ये है dx। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू द वायर, वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये छोटा सा एरिया रखा है, ये जो छोटा सा एरिया डी ए है, ये होगा L इंटू डी एक्स, क्योंकि इसकी लेंथ ये L है और ये dx है।
तो फिर डी फाई की वैल्यू आ गई बी इंटू डी ए, यानी डी फाई आ गया बी हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πx और डी ए हो गया एल इंटू डी एक्स। तो डी फाई आ गया म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई और 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देख लेते हैं। देखो देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी x की वैल्यू स्टार्टिंग में तो a है और एंड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कितना है, a प्लस एल, यानी कि x की वैल्यू स्टार्टिंग हुई a से और एंड हुआ a प्लस एल पे। तो ये बन गया फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एंड इट विल बिकम ln ऑफ a प्लस एल माइनस ln ऑफ a। तो फाई आ गया म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई ln ऑफ a plus l upon a. So this is the value of phi. देख लो, किसी को डाउट हो डेरिवेशन में तो बताओ। ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद आते हैं Faraday's laws of electromagnetic induction। तो इसमें सबसे पहला लॉ है कि whenever there is a change in the magnetic flux associated with a coil, then an EMF is developed in the coil, which lasts as long as the change is taking place। देखो पढ़ो इसको क्या लिखा है, whenever there is a change in the magnetic flux, जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा associated with a coil, an EMF is developed in the coil, तो एक कॉइल में EMF डेवलप हो जाएगी which lasts as long as change is taking place, जो कब तक रहेगी,
जब तक चेंज होगा तब तक रहेगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो ये ईएमएफ भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, पहले लॉ में तो उसने ये बताया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगी। दूसरा जो लॉ है उसमें उसने इस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। उसने लिखा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with the coil। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है ना, किसका मैग्नीट्यूड, ईएमएफ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो ईएमएफ है ना, एक्चुअली ये दो तरह की होती है। एक होती है सबसे पहली एवरेज ईएमएफ। इससे समझते हैं, थोड़ा समझना आसान भी होता है। एवरेज ईएमएफ में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कॉइल है, ये किसी जगह पे रखा है जहां मैग्नेटिक फील्ड है कुछ भी, ठीक है। तो जब व्हेन टाइम इज टी1, जब टाइम टी1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करके सपोज जो फ्लक्स आया ना, वो कुछ phi1 आ गया। सपोज टाइम जब टी1 है तो फ्लक्स कितना है, phi1। और फिर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई हो सकता है एरिया चेंज हुआ हो, यानी कि फ्लक्स मान लो चेंज हो गया। यानी व्हेन टाइम इज t2, तब फ्लक्स सपोज चेंज होके phi2 हो गया। तो जो एवरेज ईएमएफ है ना, वो होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। हाँ, ये एक्चुअली माइनस साइन जो है ना, ये लेंज लॉ के उससे आया था। ठीक है, अभी एक्चुअली लेंज लॉ के इसके बाद आता है ना, तो मैंने सोचा कि उसने तो मैग्नीट्यूड ही दिया था सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड हो गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, पर अपन ने एक्चुअल वैल्यू ही लिख दी। ठीक है, माइनस कम्स ड्यू टू लेंज लॉ। इतना कर लिया हो तो बताना। ठीक है, अब देखो, कहीं भी ईएमएफ डेवलप हो जाए, ईएमएफ मींस बैटरी, कहीं भी बैटरी डेवलप हो जाए और कॉइल पूरा देखो कंप्लीट है, तो करंट भी फ्लो कर सकता है। यानी ड्यू टू दिस ईएमएफ करंट कैन आल्सो फ्लो। तो एक टर्म हम इसमें ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसे बेसिक थिंग इज ईएमएफ, बट वी कैन आल्सो राइट एवरेज करंट।
So what can be average current? We can simply write E average is equal to I average into R. तो E average कितना है? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू I average into R. I average आ गया -1 अपॉन R इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये समझ में आया? ठीक है ना? अच्छा, व्हाट डज करंट मीन? करंट बेसिकली मींस फ्लो ऑफ चार्ज। तो एवरेज करंट के साथ में ये लिख सकता हूं कि चार्ज which has flown in the circuit. So this I average I can write as डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये लिख सकते हैं। अब I एवरेज कितना है? -1 अपॉन R इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी और डेल्टा टी कट गया, तो डेल्टा Q आ गया माइनस डेल्टा फाई अपॉन R। तो तीन चीजें, एक एवरेज ईएमएफ, एक एवरेज करंट और एक टोटल चार्ज विच हैज फ्लोन। ये देखो, पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें। ठीक है, अब इन तीन में आप ये देखिए कि चाहे एवरेज ईएमएफ हो और चाहे एवरेज करंट हो, इनमें ना जो टाइम इंटरवल है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन चार्ज वाले फॉर्मूले में टाइम इंटरवल नहीं आ रहा। मतलब कि एक केस क्या हो सकता है? फ्लक्स तेजी से चेंज हो, दूसरा हो सकता है फ्लक्स धीमे धीमे चेंज। अगर फ्लक्स तेजी से चेंज हुआ तो टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा, तो ईएमएफ और करंट दोनों ज्यादा होंगे। अगर फ्लक्स धीमे धीमे चेंज हुआ, टाइम इंटरवल बड़ा हो जाएगा, ईएमएफ और करंट कम हो जाएंगे। लेकिन चार्ज पहले केस में और दूसरे केस में, दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं कि ई एवरेज एंड आई एवरेज आर इनवर्सली proportional to the time taken to
चेंज द फ्लक्स। सही लिखा नहीं कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन जो इंड्यूस्ड चार्ज है it is independent of the time taken to change the flux. ठीक है, हाँ हाँ कोई नहीं, लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब एवरेज ईएमएफ और एवरेज करंट इन्हीं के जैसा एक हो सकता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये जस्ट 1 मिनट। तो इंस्टेंटेनियस ये, देखो इंस्टेंटेनियस में आप ऐसे लिख सकते हैं, -d∅dt। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के बाद जो ये वाला पॉइंट हुआ, instantaneous current. So E can be written as IR. So we can write IR as minus d phi by dt. So I is equal to minus 1 by R d phi by dt. EMF करंट, इसके बाद एक हो सकता है चार्ज।
जैसे आई तो इंस्टेंटेनियस है ना, तो वी कैन राइट इट एज डी क्यू बाई डी टी। ये हो गया। तो डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन आर। इसमें भी देख सकते हो कि जो ईएमएफ और करंट है वो तो चार्ज टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो चार्ज है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वही क्लियर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो। ये भेजता हूँ। दो ये वाला ट्राई करो जरा। हाँ, मे बी पॉसिबल, देखते हैं। देखो, पाई लिखा हुआ है 6t² माइनस 5t+1। तो ईएमएफ होती है माइनस d5/dt, यानी माइनस 12t-5। ये आ गई 5 माइनस 12t। t को 0.25 रख दिया। 5 माइनस 12 इंटू 0.25, ये हुआ 3। जो 1/4 हो गया। तो ईएमएफ तो 2 वोल्ट आ। अब V इज इक्वल टू आई आर। आई आर स्टेन आई आ गया 0.2। ठीक है। अब ये सोचो कि जो फ्लक्स है उसका एक फॉर्मूला ये है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। एन बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो जाए तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, और अगर कॉस थीटा चेंज हो जाए यानी थीटा चेंज हो जाए तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो देर आर 3 वेज ऑफ चेंजिंग फ्लक्स।
One is by changing magnetic field. Second is by changing area. Third is by changing angle. ना, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, पर मेनली क्या है, कभी भी अगर फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो उस ईएमएफ का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेंज लॉ. सो व्हाट इज लेंज लॉ? वैसे लेंज लॉ तो आपने सुना ही होगा. द डायरेक्शन ऑफ द induced EMF. The direction of the induced EMF is such that it always tries to oppose the cause which produces it. The direction of the induced EMF is such that it always tries to oppose the cause which produces it. अब एक्चुअली कॉज विच प्रोड्यूसेस, आप ये सोचिए ईएमएफ का फॉर्मूला ये है ना, यानी फ्लक्स चेंज होने पर ईएमएफ चेंज हो, फ्लक्स चेंज होने पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो. अब फ्लक्स अगर इंक्रीज करे तो ईएमएफ उसे ऑपोज करेगी, मतलब ईएमएफ ट्राइज टू डिक्रीज इट. और अगर फ्लक्स डिक्रीज करे तो ईएमएफ ट्राइज टू इंक्रीज इट. वाला पॉइंट समझ में आया? मतलब अगर बढ़ेगा फ्लक्स तो ईएमएफ सोचेगी इसको कम कर दूं, अगर कम होगा तो ईएमएफ सोचेगी इसको बढ़ा. समझे लॉजिक? बोलो. अब देखो, फ्लक्स चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या एंगल चेंज करो. ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे आते हैं. ये लो, ट्राइज टू डिक्रीज इट, अपोज कर रहा ना. तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिख रहा है. इसमें एक केस होता है, जैसे सपोज ये एक कॉइल है और ये ऐसी जगह पे रखा है जहां ये मैग्नेटिक फील्ड है.
इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ फ्लक्स होगा, बी इंटू ए ऐसे करके। अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू कर जाए, तो ना कॉइल ये कहेगा कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ क्या कोशिश करेगी बताओ, कम करे। अब उसे कम कैसे करे, कि जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसको कम करे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है किस तरफ बताओ, अंदर की तरफ। तो ना कॉइल ये सोचेगा कि अगर मैं अपनी वजह से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा दूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये उसको कम करने की कोशिश करेगी, तो वो बढ़ना जो चाहती है उसे बढ़ने नहीं देगी। तो कॉइल ये सोचेगा कि मैं अपने में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराऊं, लेकिन बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराने के लिए उसे ना अपने में ऐसे करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तभी तो वो लगाओ राइट हैंड रूल, देखो एक मिनट, राइट। ये, हाँ ये देखो, अब ऐसे चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक है। तो कैसे करंट बहाएं, ऐसे, ऐसे है या नहीं बोलो। इसका मतलब कैसे करंट बहने लगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जब तक इंक्रीज करती रहेगी तब तक करंट फ्लो करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ने इंक्रीज करना बंद कर दिया, कांस्टेंट हो गई, करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। देखना एक और केस करते हैं, उससे और क्लियर होगा। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक लूप रखा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ना डिक्रीज होने लगे। तो अब ये जो कॉइल है ये सोचेगा ये तो डिक्रीज होने लगी, कम होने लगी, तो इसे डिक्रीज नहीं होने दूंगा, तो क्या करूं, अपने में ऐसे करंट बहाऊं कि मेरी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस तरफ आ जाए। इस तरफ आने से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है उसी डायरेक्शन में आ गई एक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। लेकिन इसके लिए अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ चाहिए, तो अंगूठा नीचे की तरफ करो, देखो उंगलियां कैसे घूम रही, ऐसे। यानी इसमें ना ऐसे करंट फ्लो करना चाहिए। ठीक है, देखो तीसरा, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड,
और ये कॉइल रखा है, और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगे, तो कॉइल कहेगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी, तो मैं इसको बढ़ने से रोकूं, तो मैं अपने में ऐसे करंट बहाऊं कि मेरी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाए, लेकिन अब इस तरफ नीचे की तरफ आ जाए, इसका मतलब कि ऐसे करंट बहाऊं। और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद देख लो ये फोर्थ केस, ये और ये बी डिक्रीज होने लगे। अगर बी डिक्रीज होने लगे तो कॉइल ये सोचेगा यार ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि डॉट है, इसको डॉट ही रहने दो, बढ़ाओ इसको, तो वो अपने में कैसे करंट फ्लो करा लेंगे, ऐसे। देखो जरा, अब ये चारों डायग्राम देखो, किसी डायग्राम में आपको डाउट होना तो बताइएगा। ठीक है, ओ इसके बाद एक और केस हो सकता है कि जैसे मैंने लिखा था कि बी चेंज करे तो भी हो सकता है, ए चेंज करे तो भी हो सकता है, तो इफ देयर इज अ चेंज इन एरिया, एरिया चेंज हो तो क्या होगा, ठीक है। देखो अब एरिया चेंज होने का मतलब क्या है, पहले ये भी देखें। सपोज ये कोई मैग्नेटिक रीजन है, इस तरह, और ये कॉइल है। अब ये कॉइल इधर आ रहा है, तो ये सोचो अभी स्टार्टिंग में तो ये कॉइल बिल्कुल ही मैग्नेटिक रीजन के बाहर है ना, फ्लक्स बिल्कुल ही जीरो है। जब ये कॉइल एंटर होने लगा, जिस समय ये एंटर होने लगा, तो एंटर होते समय आप ये देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो मैग्नेटिक रीजन में एंटर हो रहा है, वो एरिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ज्यादा ज्यादा एरिया एंटर होगा, बताओ। अब एरिया अगर बढ़ता गया तो कॉइल कहेगा कि फ्लक्स जो होता है वो ये है ना, अगर एरिया बढ़ता जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, तो वो सोचेगा फ्लक्स बढ़ रहा है तो मैं कम करूं, तो वो ना मैग्नेटिक फील्ड को कम करने लगेगा, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है, दूसरे को अगर वो कम करेगा तो प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। तो वो कहेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्रॉस वाली है, इसको कम करने के लिए मैं अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा देता हूँ डॉट वाली। लेकिन डॉट वाली जनरेट कराने के लिए उसे करंट कैसे फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक वो पूरा एंटर नहीं कर जाता, एक बार पूरा एंटर कर गया तो अब एरिया बढ़ना बंद हो गया, है ना। उसके बाद फिर दोबारा पता कब होगा, जब वो बाहर निकलेगा। अब जब वो बाहर निकला तो देखो जो एरिया मैग्नेटिक रीजन में है वो एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है।
तो ये कम हो रहा है तो कॉइल सोचेगा यार बी बढ़ा दूं, तो कॉइल ना अपने में ऐसे करंट बहाएगा कि उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ही तरफ आ जाए, ताकि वो ऐड हो जाए, बढ़ जाए। तो इसके लिए वो कैसे करंट फ्लो कराएगा? ऐसे। बताओ। ओके। हाँ, अब इस वाले को खुद से ट्राई करो जरा। ये कॉइल है, एंटर कर पूरा डायग्राम बनाना, ठीक है, एंटर करते समय का और बाहर जाते समय का। ठीक है, मैं एक बार अपनी आंख में दवाई डाल लूं, फिर करते हैं। हाँ, तो बनाया इसको आपने। देखिए जब ये एंटर करेगा तो उस समय तो एरिया बढ़ेगा ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम करने के लिए क्रॉस, यानी ऐसे करंट बहाएगा। और जब ये बाहर निकलेगा उस समय एरिया कम हो रहा होगा, तो ये डॉट। हाँ बोलो बोलो। ओ सॉरी यार, सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने ना। अम, ऐसी होगी ना शुरू में, और बाद में ऐसी। ओके, नाउ इज इट ओके? जी। एक और देखो यार, इसी में ना तीसरा केस। मान लो ये लेंस लॉ के ऊपर ये कॉइल है, ठीक है, इसमें मतलब ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टली, डॉटेड वाला हिस्सा वो हमसे दूर है और ये सॉलिड वाला हिस्सा हमसे पास है।
एक मैग्नेट, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये इसकी तरफ गिरने लगी। तो ऐसे में ना जैसे ये इसकी तरफ आने लगी तो कॉइल ये सोचेगा ये मेरी तरफ आ रही है, तो कॉइल क्या करेगा, ऊपर नॉर्थ डेवलप कर लेगा अपने आप ही और नीचे साउथ। इसका मतलब कि इसमें ना करंट फ्लो करने लगेगा ऐसे, जिस वजह से ये जो मैग्नेट है, देखो इस पे एक तो mg लग रहा होगा, इस कॉइल की वजह से एक रिपल्शन वाली फोर्स लग जाएगी Fr। तो इसका यदि एक्सेलरेशन हम लोग a लेना तो हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस Fr इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g माइनस Fr अपॉन m। तो एक्सेलरेशन g से कम आ जाएगा। मतलब अगर कोई मैग्नेट ना किसी कॉइल की तरफ गिराना शुरू कर दे हम, तो अपने आप ही उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो g से कम हो जाता है। धीरे धीरे ये गिरती जाएगी और क्रॉस करके नीचे चली जाएगी। अब देखो ये कॉइल है, जब ये नीचे गिरने लगी तो ये कॉइल ये उल्टा सोचने लगेगा, ये सोचेगा अब ये मेरे से दूर जा रही तो मैं इसे अट्रैक्ट करूं। देखो नॉर्थ नीचे था, इसका नॉर्थ नीचे था साउथ, नॉर्थ नीचे था साउथ, ठीक है। तो कॉइल सोचेगा अब इसे अट्रैक्ट करूं, तो कॉइल क्या करेगा, अब ना नीचे नॉर्थ बना देगा ऊपर साउथ, यानी अब ना करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, जैसे जैसा भी पहले था उसका उल्टा। इस वजह से इस पर एक तो mg लग रहा और एक अट्रैक्शन वाली फोर्स लगने लगी F, और एक्सेलरेशन इधर, तो अपन लिख सकते हैं mg माइनस Fa इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन आ गया g से कम आ गया। मतलब क्या होता है कि इसका एक्सेलरेशन ना जी से कम ही आता है, चाहे ये उसके पास आ रहा हो कॉइल के, चाहे फिर कॉइल से दूर जा रहा हो। ठीक है, ऐसे है कॉइल हॉरिजॉन्टल, ये देखो मैं बना देता हूँ। इस प्लेन में ऐसे रखा है कॉइल। हाँ बोलो। करंट का डायरेक्शन पूछ रहा हो क्या? एक्चुअली यार पता क्या है, जैसे तुम ये सोचो कि ये कॉइल रखा है ऐसे, और इसमें मान लो नीचे साउथ हो ऊपर नॉर्थ, जो आदमी नीचे से देख रहा है उसे क्या दिख रहा होगा, साउथ की नॉर्थ? तो उसे करंट जो है क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। अब क्लॉकवाइज करंट इसमें जब बनाओगे ना तो ऐसे बनाओगे, एक और तरीके से तुम सोच सकते हो, साउथ और नॉर्थ है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, नॉर्थ से बाहर निकलती, तो तुम अपने अंगूठे को उस तरफ कर लो, अंगूठे को तुमने ऊपर इस तरफ कर लिया तो ऐसे करंट आया, ऐसे जो हमारी तरफ हिस्सा है उसमें इस तरफ करंट आया ना। ये जो दूसरा केस है ये वाला देखो, इसमें नीचे नॉर्थ है ऊपर साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो अंगूठे को नीचे की तरफ करके देखो ऐसे आएगा, जो ये हिस्सा हमारी तरफ है उसमें ऐसे।
एक्चुअली मतलब बेसिकली तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक्सेलरेशन जो मैग्नेट का होता है ना, वो जी से कम हो जाता है। नहीं एक्चुअली ना, अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सेलरेशन को बनाए ना, तो एक्सेलरेशन का ये ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज होता रहता है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, ऐसा हो। कम होता जाता है जैसे जैसे मैग्नेट पास आती जाती है, वैसे वैसे कम होता है। अच्छा, तो ये समझ में आया कि वो उसे जब पास आएगी तो रिपेल करेगा और जब दूर जाएगी तो अट्रैक्ट करेगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब डी चेंजेस कर लिया, एरिया चेंजेस कर लिया, अब आते हैं कि अगर थीटा चेंजेस, थीटा चेंज, थीटा चेंज होने का आप लॉजिक देखिएगा। सपोज ये एक कॉइल, ये इट इज प्लेस्ड इन द वाई जेड प्लेन, ऐसा होता है, बना भी सकते हैं एक्स वाई एंड दिस इज जेड, कॉइल इज प्लेस्ड इन द वाई एंड जेड, और इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड ये, अब ये बिल्कुल t इक्वल टू जीरो की बात है, t इक्वल टू जीरो पे कॉइल भी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। तो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो ऐसा होगा, और इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल शुरू में जीरो है। थोड़ी देर के बाद सपोज ये कॉइल यहां में लिख देता हूं, कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कॉइल ऐसे रोटेट कर, तो आफ्टर टाइम टी, जो एंगल उसने रोटेट किया होगा वो ये किया होगा, ओमेगा इंटू टी। तो हम लोग चाहे तो इस डायग्राम को बना सकते हैं, देखो इस तरीके से। देखो ये कॉइल की नई शेप हो, ये एंगल थीटा है, इसको घुमाने से क्या हुआ, ये एरिया वेक्टर भी घूम गया,
और ये एंगल थीटा हो गया बी के साथ इसका। तो जो फ्लक्स हुआ वो आया एन बी ए cos theta. What theta means here? Omega t. So we can write phi is equal to n b a cos omega t. तो क्लियर हुआ? बताइए इतना। ठीक है, तो फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, तो इन दिस केस ईएमएफ विल बी minus d phi upon dt. So EMF will be minus, और इसका डिफरेंशिएशन तो NBA cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और टी के साथ यहाँ कोफिशिएंट ओमेगा है तो वो बाहर। ठीक है, ईएमएफ आ गई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो ईएमएफ है आप देखिए इट इज साइनोसॉइडल है, यानी ये जो ईएमएफ है यस साइनोसॉइडल। ई नॉट माइनस ई नॉट। ठीक है, ये ई नॉट एक्चुअली क्या है? ई नॉट इज कॉल्ड पीक ईएमएफ, जो एन बी ए ओमेगा है ना इसी को कहते हैं। सो आई कैन राइट दिस ई नॉट एज एन for number of turns, B for the magnetic field, A for the area, and omega for the angular velocity of the coil. तो EMF बन गई E नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, तो ये जो कभी कॉइल ऐसे रोटेट करे ना तो उस केस में ये फॉर्मूला याद रखेंगे, या फिर दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। ये कॉइल को घुमाया और ईएमएफ डेवलप हो गई साइनोसॉइडल। हाँ बोलो। इसको रख दिया ना, मतलब एन बी ए ओमेगा को ई नॉट रख दिया और उस ई नॉट को कह दिया पीक ईएमएफ, तो ये बन गया ना ई नॉट साइन ओमेगा।
देख लो, इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो। ठीक है, इस पर देखो दो क्वेश्चन करते हैं अपन। ट्राई करना। देखो इसमें क्या लिखा है, a conducting ring of radius r is placed perpendicularly inside a time varying magnetic field। b दे रखा है, b naught plus alpha t। b naught and alpha are constants। emf induced in the ring is, देखो ये b दे रखा है। अब phi जो होता है वो b into a होता है, यानी ये होता है b naught plus alpha t into pi r स्क्वायर, यानी phi हो गया b naught pi r स्क्वायर प्लस अल्फा पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अब ईएमएफ होती है ये माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे देखो बी नॉट पाई आर सब चीजें कांस्टेंट हैं, तो ये तो जीरो आ गया। अल्फा पाई आर स्क्वायर और टी का इंटीग्रेशन 1 हो गया, ये आ गया माइनस अल्फा पाई आर स्क्वायर। दिस इज ईएमएफ। क्लियर हुआ? बताओ आया समझ में? अगला लिखा है चार्ज कितना पास, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम is changed from 20 Weber to 40 Weber in 5 milliseconds। Charge passed through the circuit during this time। तो डेल्टा क्यू होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर। तो पहले 20 वेबर था, फिर 40 वेबर हुआ, तो चेंज इन फ्लक्स 20 ही तो वेबर हुआ, माइनस दिस बाय आर कितना है 20 माइनस 1 कुलूम।
यार इसमें तो मैग्नीट्यूड ही दे रखा है, तो 1 कर दो। बताओ ये वाला क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद अब आते हैं अगले टॉपिक पर। मेरे ख्याल में आपको लेंज लॉ और फैराडेज लॉ समझ में आ गया ना? इसके बाद अगला टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशनल ईएमएफ, यहां लिख देते हैं। व्हेन अ कंडक्टिंग rod moves in a region of magnetic field, then a potential difference develops between the ends of the rod. This potential difference is called motional EMF. पहले ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर अपन इसको समझते हैं कि क्या इसमें कहा है। कर लो तो प्लीज मुझे बता देना कि हो गया। ठीक है ना? तो अब देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली। जैसे एक बड़ा सिंपल सा केस है। सपोज ये एक रॉड है, मेटल की है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक जगह पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये इस तरफ जा रही है। अब अगर ये रॉड एक्स एक्सिस में जा रही है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्स में जा रहा ना। तो इलेक्ट्रॉन पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड में है, वो जो फोर्स लगाएगी वो ये होगी क्यू वी वी साइन 90। और क्या आप मुझे डायरेक्शन बता सकते हैं उस फोर्स का? देखो मैंने बताया था कि ऐसे करना चाहिए, उंगलियां वेलोसिटी की तरफ
पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो अंगूठे का डायरेक्शन फोर्स देता था। हाँ, तो उंगलियां वेलोसिटी की तरफ, पाम नीचे की तरफ, तो अंगूठे का डायरेक्शन ऊपर आ रहा है। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसलिए इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। देखो जरा, इस पॉइंट में कोई डाउट हो ना तो मुझे बताना। ये है एफ मैग्नेटिक। बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो, मैग्नेटिक फोर्स इस एक इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ लग रही है। इसके अलावा और भी कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उन पे भी नीचे की तरफ लग रही होगी। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे जाने लगते हैं, और नीचे जाने की वजह से नीचे निगेटिव निगेटिव आ जाता है, जबकि ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। अब अगर ऊपर आ गया पॉजिटिव, नीचे आ गया निगेटिव, तो आपको याद हो एक चीज होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक तरफ पॉजिटिव सरफेस हो, एक तरफ निगेटिव सरफेस हो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आती थी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, इसको हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा कि कई सारे इलेक्ट्रॉन तो नीचे चले गए, पर कई इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां पे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फोर्स तो लगा ही रही है, लेकिन साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है वो भी, अब चूंकि निगेटिवली चार्ज है, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगी। बताओ, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी ना इलेक्ट्रॉन पे, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी कितनी? क्यू ई। देखो, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लगने लगी, ऊपर भी और नीचे भी। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, यानी फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, the electric force should be equal to the magnetic force, यानी कि E कैपिटल E is equal to E VB। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ना, देखो कितनी आई, V B। और जरा, V क्या है, वेलोसिटी, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो, तो फाइनली पता क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इक्विलिब्रियम में आ गए। जस्ट हाँ बताओ। हाँ डाल लिया। है, हाँ खा लिया। सुनो 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 सुनो, वो एक बार कार्ड वार्ड खोल के देखो ना जरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं नहीं, बस ठीक है यार। अब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ।
हाँ, तो फाइनली क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में प्लेट का सॉरी रॉड का ऊपर वाला हिस्सा हो गया पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा हो गया निगेटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन्स इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी बी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। सही है ना, यही डायग्राम है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा कुछ होता है कि अगर हम लोग उसी तरफ जाएं जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा पोटेंशियल कम हो जाता है? कभी आपने ऐसा सुना है कि इफ वी गो इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड सो पोटेंशियल विल डिक्रीज, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और प्लेट की सॉरी रॉड की लेंथ है एल। अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएं तो कुल कितना चलेंगे हम लोग? एल चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा वो होना चाहिए ई इंटू एल, यानी कि ई कितना है, वी बी इंटू एल। वी है वेलोसिटी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, एल है लेंथ। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, उसे v वेलोसिटी से एक ऐसे रीजन में चलाया जाए जहां मैग्नेटिक फील्ड है b, तो उसका एक टर्मिनल ज्यादा पोटेंशियल पे आ जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा टर्मिनल कम पोटेंशियल पे आ जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। और जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना दोनों के बीच, वो कितना होगा, वी बी एल, वी बी एल। इसी वी बी एल को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। हाँ बोलो। नहीं, फ्लक्स का तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। फ्लक्स तो तब होता ना जब कोई एरिया होता, उस एरिया से। हाँ बोलो। इसको अलग टॉपिक में पढ़ा गया, मोशनल ईएमएफ नाम की, कि सिर्फ फ्लक्स चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर किसी कंडक्टर को चलाओ तो भी उसमें ईएमएफ डेवलप हो सकती है। तभी तो इसका अलग टॉपिक बना दिया, नहीं तो फिर अलग टॉपिक ही क्यों बनाते मोशनल ईएमएफ, है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखना, जैसे आप यहां देखिए, इसमें ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला निगेटिव, है ना। अ, कैसे पता लगाएं कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका होता है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कि जो VBL नाम की बैटरी बनी है पॉजिटिव किधर होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, वी कैन फाइंड आउट यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। देखो कैसे, ये राइट हैंड है ना, इसकी उंगलियां वेलोसिटी की तरफ कर दो, पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो अंगूठा अपने आप पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो, वेलोसिटी इस तरफ है ना, तो अपनी राइट हैंड की उंगलियों को इस तरफ कर दो,
अंगूठे को यानी सॉरी पाम को, हथेली को अंदर की तरफ कर दो, देखो उंगलियां इधर, पाम इधर, तो अपने आप अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना? तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। देखो इस पार्ट को, यहां लिख देता है ना, फिंगर्स टुवर्ड्स वेलोसिटी, palm towards मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो थंब है ना, इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे कि ये वाला सवाल करो, ठीक है, तो वही वाला, ये रॉड है, ये ऐसे जा रही है और इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ इसमें और इसमें से कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा? अब इसमें उंगलियां ऊपर की तरफ करोगे, पाम करोगे ये से, है ना, डॉट है, तो अंगूठा किधर आ रहा, इस तरफ आया, यानी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बताओ हुआ क्लियर या नहीं हुआ? आप अगर चाहें तो आप ना ये कह सकते हैं कि भाई इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VBL है, तो एक ना बैटरी बना सकते हैं आप, ऐसी बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव इधर है, और इसमें आप लिख सकते हैं VBL। बोलो। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अब जैसे ये वाला देखो, एक बड़ा सिंपल 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 से पहले क्वेश्चन कर ली, जैसे कि ना ये एक फ्रेम है, इसमें यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक, एक रॉड लेंथ L है, वो इस तरफ V वेलोसिटी स्लाइड कर रही है, और इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप ये सोचिए कि जो रॉड है सिर्फ वो रॉड चल रही है और तो कुछ नहीं चल रहा ना, तो ये रॉड जो है ना, ये रॉड एक बैटरी का काम करेगी। अब देखो उंगलियां किस तरफ रखोगे, फिंगर्स इस तरफ, पाम किस तरफ होगा, अंदर की तरफ, तो अंगूठा किधर आ रहा, ऊपर की तरफ, है ना? इसका मतलब ना यहाँ पे एक बैटरी बना सकते हो ऐसे। हुआ क्लियर? बोलो। अब अगर ये बैटरी बन गई तो ऐसे करंट फ्लो नहीं करने लगेगा, देखो कॉइल भी तो है ऐसा, ये करंट सपोज आई है, तो मैं लिख सकता हूं कि वोल्टेज इज इक्वल टू IR, सो नाउ वोल्टेज इज हाउ मच, VBL इक्वल टू IR, तो करंट कितना आ गया? बोलो। कोई अगर ढो डाउट तो बताइएगा।
ठीक है। अब एक केस देखना, ठीक है, एक देखना केस, मैं अलग अलग केसेस बनाऊंगा। ये पहला केस, सपोज ये एक रॉड है। एक्चुअली इमोशनल ईएमएफ क्यों आती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिस वजह से वो किसी एक तरफ चले जाते हैं, है ना। तो जिस तरफ वो जाते हैं उस तरफ निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। आपको बेसिक लॉजिक समझ में आया ना, क्यों आई इमोशनल ईएमएफ? ठीक है, ये एक रॉड है और ये इस तरफ जा रही है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा? फोर्स नहीं लगेगी, बिल्कुल। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यार फोर्स का फॉर्मूला ये नहीं होता, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे V और B के बीच का देखो ना, एंगल 0 डिग्री है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी ही नहीं। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगी ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। और अगर ये कहीं गया ही नहीं तो क्या ऐसा हो पाएगा कि एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल निगेटिव हो पाए? नहीं। तो केस वन है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस केस में जो मोशनल ईएमएफ होती है ना, वो 0 हो जाए। अब एक और केस देखना, केस टू। ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये ना इधर जा रहा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। बताओ मुझे, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगी? करो उंगलियां वी की तरफ, पाम बी की तरफ। तो अंगूठा ऊपर की तरफ आना चाहिए ना, उंगलियां इधर पाम इधर, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगी, है ना। तो ये नीचे जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ, नीचे जाने के लिए रॉड होनी भी तो चाहिए नीचे की तरफ। रॉड तो ऐसी है, रॉड तो ये है, नीचे रॉड है क्या? नहीं। तो नीचे जा पाएगा क्या? नहीं, जा ही नहीं पाएगा। तो जब जा ही नहीं पाएगा तो ना कोई पॉजिटिव बन पाएगा ना निगेटिव। यानी अगर ना, ये लेंथ है देखो, V और L एक दूसरे के पैरेलल, उस केस में भी मोशनल ईएमएफ जो है वो 0 हो। और इसी तरीके से एक केस 3 देखना। सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है लेंथ, और ये है वेलोसिटी। यहाँ पे ना L और B पैरेलल। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर देखो, उंगलियां इस तरफ, पाम इस तरफ, तो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर की तरफ। लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रॉड तो हॉरिजॉन्टल में है। तो इसलिए इस केस में भी, जिसमें एल और बी पैरेलल, इस केस में भी मोशनल ईएमएफ कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो क्या होता है कि ये मोशनल ईएमएफ इज
developed only when VBL are not parallel. समझे ये वाला पॉइंट? तभी डेवलप होगी जब V, B और L एक दूसरे के पैरेलल ना हो। एक मिनट लो, ठीक है बस, है ना, आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ बोलो। बता दूंगा बेटा आज, मतलब अभी 4 बजे से बैठता हूँ तो बता दूंगी। ओके देन, बाय बाय।